कर जाती है। इसके दो टाइप्स होती हैं, दो जीन्स होती है, PKD1 एंड PKD2। PKD1 इज long short arm of chromosome 16 and PKD2 long arm of chromosome 4। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी कि किडनीज तो आपकी सिस्ट होती हैं, इससे क्या होता है कि लेटर ऑन लाइफ ये सिस्ट जो है किडनीज टिश्यू को डैमेज करती रहती है एंड पेशेंट गोज इनटू रीनल फेलियर। अच्छा, जैसे मैंने बताई पॉलीसिस्टिन जीन होती है जिसके साथ प्रॉब्लम होता है, तो ये और भी जगह पे होती है, जैसे लिवर में भी हो सकती है और वहाँ पर भी सिस्ट बन जाती है, पर ऑटोसोमल डोमिनेंट में यूजली ये किडनीज में डोमिनेट करती है। पेशेंट को यूजली रीनल फेलियर के साथ आता है। ब्रेन में भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ब्रेन में एनेरिज्म हो सकता है, लिवर में सिस्ट हो सकती है जैसे मैंने बताया, और आपका इंटेस्टाइन में डायबिटिक्लाई हो सकते हैं, ठीक है। बट जो सबसे लीथल कॉम्प्लिकेशन होती है वो किडनीज में होती है। रीनल फेलियर होता है और यूजली एडल्ट्स में प्रेजेंट करती है, ठीक है। जीन्स शुरू से ही होती है बट चिल्ड्रन में मैनिफेस्ट नहीं करती, यूजली आफ्टर 20 इयर्स ये मैनिफेस्ट करती है। Genetics of PKD जैसा ही autosomal dominant PKD1 and PKD2 chromosome 16 and 14, polycystin 1 and polycystin 2। autosomal recessive कौन सी होती है, वो उसकी जो जीन क्रोमोसोम 6 पर होती है। अभी we are talking about autosomal dominant polycystic kidney disease, ठीक है। अच्छा, you know what is the most common cause of renal failure? End stage renal disease। Diabetes is the most common cause of end-stage renal disease, not only in Pakistan but all over the world, followed by hypertension. लेकिन polycystic kidney disease also contributes to big chunk of renal failure। 7 to 8% जो होता है वो ESRD polycystic kidney disease की वजह से होता है। ये काफी मतलब common है among the inherited disorder of renal failure। This is the most common disorder. I'm talking about inherited genetic disorders। 10% of cases arise spontaneously. Symptoms appear around 20 to 30 years of age. 20 to 30 pound kidneys. No cure, T symptoms, high blood pressure, pain। अच्छा, what is the size of the kidney? Normal kidney का size क्या होता है? Recall करें 9 to 10 सेंटीमीटर। और इसका वेट क्या होता है? एक किडनी का अराउंड 100 ग्राम्स, ठीक है। 100 ग्राम्स पता है 1/10 of a kg। लेकिन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में इसका वेट हो जाता है अराउंड 10-12 kg, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। साइज भी डबल हो जाता है, 20 सेंटीमीटर किडनी। तो एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा? सबसे पहले पेशेंट को क्या सिम्टम्स होंगे? अगर इतनी बड़ी किडनी है उसको पेन हो सकता है, ठीक है, हैवीनेस हो सकती है। और एग्जामिनेशन में आपको यू विल पैल्पेट, यू कैन इजीली पैल्पेट द किडनीज। बुलेटबल पैल्पेबल मासेस होते हैं। कभी एक किडनी का साइज ज्यादा होता है, एक किडनी पैल्पेबल होती है, यूजुअली बोथ किडनीज आर पैल्पेबल। और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं इसके? और क्या साइंस? हेमेचूरिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सिस्ट में आप प्रोन टू हेमेचूरिया। इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा फ्लूइड कलेक्शन जहाँ पर भी होता है वो डेट क्रिएट्स बैक्टीरिया के लिए वो अच्छा फ्लूइड होता है, तो इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ यूरिनरी और हेमेचूरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। स्टोन्स ना भी हो तो भी हेमेचूरिया होता है बिकॉज सिस्ट आर वेरी फ्रेजाइल, मेम्ब्रेन जरा सी भी रप्चर होती है दैट कॉजेस ब्लड इन यूरिन, ठीक है। अब ब्रेन में एनेरिज्म हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अब जब कोई पेशेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ प्रेजेंट करता है तो हम सारे ये सब क्या क्या टेस्ट कराते हैं, क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए? आपकी नेक्स्ट क्लास में हमें रीनल फंक्शन टेस्ट पढ़े कि आप कौन कौन से रीनल फेलियर में कौन कौन से टेस्ट कराते हैं। यूरिन DR, रीनल फंक्शन टेस्ट, इमेजिंग, ठीक है। लेकिन अगर ये फैमिली डिजीज है, यूजुअली सिबलिंग्स में या पेरेंट्स में हिस्ट्री होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की। और इसकी एक और कॉम्प्लिकेशन है जो मोस्ट कॉमन है, वो एनेरिज्म है, बेरी एनेरिज्म। तो पेशेंट हेमरेज के साथ भी प्रेजेंट करता है, बट ये हर एक को स्क्रीनिंग नहीं कराते। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है हेमरेज की, या उसकी जॉब ऐसी है जहाँ हाई रिस्क, जैसे पायलट्स वगैरह, या जो दूसरों से ज्यादा बहुत डीलिंग है, बहुत ज्यादा ड्राइविंग करता है, तो ऐसी सूरत में MRI भी कराते हैं ब्रेन का। अच्छा, और इससे क्या कॉम्प्लिकेशन? पहले आप चलें ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव जो है ना, इसके साइंस बिफोर बर्थ व्हाट डू यू मीन बाय बिफोर बर्थ? कि अगर एंटीनेटल इमेजिंग होगी प्रेग्नेंट फीमेल की तो हो सकता है उसमें किडनीज नजर आ जाएं। या उसका एक और साइन होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, ठीक है।
यूजली फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर से amniotic fluid आता है, बट लेटर इन लाइक जब किडनी स्टार्ट वर्किंग तो amniotic fluid fetus की किडनीज प्रोड्यूस करती हैं, बट व्हेन द किडनीज आर नॉट वर्किंग amniotic fluid इज नॉट प्रोड्यूस। तो ये डेफिशिएंट amniotic fluid ये भी एक साइन है। अगर पेशेंट की फैमिली में हिस्ट्री है तो इट शुड रेज साइन ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव किडनी डिजीज। अच्छा, ऑटोसोमल रिसेसिव किडनी डिजीज इज लेस कॉमन। अगर 10 पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज 9 को ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा और 1 को ऑटोसोमल रिसेसिव। और सेकेंडली हमें और भी ज्यादा अनकॉमन इसलिए लगता है, मैंने अभी तक ऑटोसोमल रिसेसिव का कोई केस नहीं देखा, बिकॉज हमारी इतनी अच्छी केयर होती ही नहीं है और पेशेंट जो है शुरू में ही, मतलब ये तो बिल्कुल प्री बर्थ होती है, तो अगर इमीडिएट आप पेशेंट को केयर ना प्रोवाइड की जाए तो यूजली वो अर्ली उसमें पोस्ट पार्टम ही वो एक्सपायर हो जाते हैं, एनलार्ज होती हैं। इसमें भी यही होता है, डेवलपमेंट किडनी फेलियर बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है और लिवर भी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के साथ भी लिवर सिस्ट होती है, बट ऑटोसोमल रिसेसिव के साथ बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, ट्रीटमेंट कोई तो किसी के ना ऑटोसोमल डोमिनेंट की और ना ऑटोसोमल रिसेसिव की, आपको सपोर्टिव मेजर्स करने होते हैं। वो क्या होते हैं वो अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं। What is the difference between persistent autosomal dominant and autosomal recessive? ठीक है, autosomal recessive is very rare and autosomal predominant is very common। ठीक है, वो इन्फेंटाइल में होती है, एडल्ट पॉलिसिस्टिक एडल्ट में होती है। इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव में बोथ पेरेंट्स शुड बी कैरियर, तो फिर बच्चों को डिजीज होगी। ठीक है, बट ऑटोसोमल डोमिनेंट में इवन इफ द वन पेरेंट इज कैरियर हैज दिस, तो चाइल्ड कैन हैव द डिजीज, पेरेंट कैन ट्रांसमिट द डिजीज टू चाइल्ड। ठीक है, हर ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज का यही पैटर्न होता है। ठीक है, तो इस ऑटोसोमल रिसेसिव का कितना चांस होता है बच्चे में होने? 25% चांस होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का 50% चांस होता है। ठीक है, दोनों बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव में जो रूल है कि दोनों पेरेंट्स को अगर डिजीज होगी तो 50% चांस होगा, लेकिन अगर एक दोनों को कैरियर होंगे 25% चांस होगा। और ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर एक को भी है तो 50% चांस होगा बच्चे को। हो सकता है इसको 50% चांस हो कि ना हो, 50% चांस है कि हो। इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स ये मतलब देते हैं अगर 4 बच्चे में 2 को होगी 2 को नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता, चारों को ही ना हो, लेकिन हर बच्चे को चांस होता है कि 50% हो सकता है उसको डिसीज डेवलप हो जाए। अच्छा, डायग्नोसिस किस तरह से होती है? पेशेंट यूजुअली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, नीमोफिलिया पेशेंट ज्यादा पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं इनिशियली। हिस्ट्री आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगी, बहुत ही स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री होती है। पेरेंट्स को रीनल फेलियर होता है या सिबलिंग्स में होता है। अच्छा, यूजुअली प्रेजेंटेशन क्या है? अर्ली मतलब सबसे फर्स्ट प्रेजेंटेशन हाइपरटेंशन है, फ्लैंक पेन। अब किडनी बहुत ज्यादा बड़ी है तो फ्लैंक पेन हो सकता है, ग्रॉस हेमेचूरिया हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया भी होता है, बट इफ पेशेंट डज नॉट नोटिस तो प्रेजेंट वो किस तरह से करता है? ग्रॉस हेमेचूरिया के साथ। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, रीनल इम्पेयरमेंट, रीनल फेलियर। इमेजिंग के लिए आप करवाते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह। ठीक है, इसमें आपको हेपेटिक सिस्ट, पैनक्रियाटिक सिस्ट और स्क्रीनिंग सिस्ट भी मिल सकती है। अल्ट्रासाउंड में यूजुअली सिस्ट आ जाती है, बट मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट बेटर देन अल्ट्रासाउंड एमआरआई या सीटी स्कैन। लेकिन सीटी स्कैन एमआरआई हम यूजुअली नहीं करते। सीटी स्कैन एमआरआई जब करते हैं जब आपको सपोज किसी को रीनल फेलियर हो गया है, अब उसको ट्रांसप्लांट करना है, सिबलिंग को जिसको पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज नहीं लग रही, वो देने को तैयार है किडनी, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ही डज नॉट हैव पॉलिसिस्टिक। अल्ट्रासाउंड पे नहीं आया, लेकिन आप अल्ट्रासाउंड पे करके आप सुकून से नहीं बैठ जाएंगे। आप सीटी स्कैन कर सकते हैं, बहुत छोटी सिस्ट हो जो अल्ट्रासाउंड पे ना आ रही हो। सीटी स्कैन पे अगर सिस्ट आ गई है तो फिर ही कैन नॉट डोनेट हिज किडनी। ठीक है ना? और फर्दर जेनेटिक टेस्टिंग हो रही है। कभी अगर सीटी स्कैन में मिस हो जाता है तो जेनेटिक टेस्टिंग नहीं, वो हमारे पास नहीं होती, तो हम अल्ट्रासाउंड अगर किसी पेशेंट डोनर के वर्कअप में फिर सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करा सकते हैं, ओनली वर्कअप ऑफ ट्रांसप्लांट। अदरवाइज आपका अल्ट्रासाउंड बस अगर नहीं आया तो फिर इसको पॉलिसिस्टिक नहीं कहते, लेकिन बट ही इज हाई रिस्क तो उसको फर्दर। अच्छा, कुछ दो स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं अगर एक सिबलिंग को है तो दूसरे सिबलिंग को कराना चाहिए टू रूल आउट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, बट कुछ कहते हैं नहीं, कोई फायदा नहीं है, और बाकी कोई ऐसा है नहीं, पेशेंट और स्ट्रेस में आ जाता है, किसी को निकल भी जाए, क्योंकि अगर आ भी गई तो यू कैन नॉट डू मच। ठीक है, बट ये कि यू शुड कीप एन आई ऑन ब्लड प्रेशर, यूरिन डियर चेक करते रहें, ये सब चीजें फॉलो करते रहें। कुछ नई मेडिसिन भी आई हैं, बट पेप्टेंस जिसे कहते हैं,
और सिरोलिमस, लेकिन इनका भी बहुत डेफिनेट रोल नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो वो देने के बाद भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखिए, ये है जो पेशेंट की किडनीज आप देख लें, मैं इसको ये यूजली अगर आप सीटी स्कैन में देखा होगा तो बहुत छोटी किडनीज होती है, इसमें देखिए सिस्ट नजर आ रही है, ये सब सिस्ट है, ये सिस्ट है, ये सिस्ट है, और ये किडनी है जो निकाली है, नेफ्रेक्टमी करी है और इसमें सिस्ट है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में नेफ्रेक्टमी करते हैं या नहीं करते? कब करते हैं? जब करते हैं बार बार अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, या पेशेंट को बहुत इंट्रैक्टेबल पेन है तो नेफ्रेक्टमी करते हैं। या एक और इंडिकेशन है कि अगर उसको ट्रांसप्लांट, अगर वो एंड स्टेज रीनल डिजीज हो गया है और उसको ट्रांसप्लांट करना है, ट्रांसप्लांट से पहले जैसे पेशेंट्स कहते हैं आप गुर्दा निकालना पड़ेगा, गुर्दा चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता, आपको पता होना चाहिए किडनीज अपनी जगह पे रहती हैं, जो ट्रांसप्लांट किडनी होती है वो आप नीचे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलीसिस्टिक किडनीज में आपको स्पेस निकालनी होती है, तो देन यू नीड समटाइम्स यू नीड टू रिमूव द किडनीज। तो नेफ्रेक्टमी की ये 2-3 इंडिकेशंस है, ठीक है। अच्छा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज किसका, अभी बहुत से, अगर आप लोगों में से कोई करवाए, हो सकता है उसको सिस्ट निकल आए, इट डजंट मीन कि he has got polycystic kidney disease. there is a certain criteria to follow. एक तो अगर हिस्ट्री है, और दूसरा फिर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड पे लेस देन 30 पे 2 सिस्ट हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल, तो ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, लेकिन फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। 30 to 59 years है तो 2 cysts in each kidney, 60 more than 60 years है तो 4 cysts in each kidney. Ultrasound cannot exclude disease until 30 to 35 years. Usually ultrasound पर cyst नहीं आती. CT scan and MRI, as I already told you, CT scan and MRI have high sensitivity. अच्छा, polycystic kidney disease की extrarenal complications क्या हैं? Cerebral aneurysm, hepatic cyst, cardiac valve disease, chronic colonic diverticular, abdominal wall inguinal hernia, और pregnancy में increased risk of preeclampsia, prematurity and perinatal mortality. जो भी रीनल डिजीज होती है, आपको पता है प्रेगनेंसी में वो प्री-एक्लेम्शिया, लास्ट लेक्चर प्री-एक्लेम्शिया के बारे में ही था, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज प्री-एक्लेम्शिया, hypertension after 20 weeks of pregnancy, along with pedal edema, nephrotic, along not necessarily not nephrotic range, along with proteinuria. This is pre-eclampsia. जो अगर सब ठीक ना कर जाए तो later on eclampsia में convert हो जाते हैं, जो present करता है किस तरह seizures के साथ, तो उसमें patient का भी as well as fetus का भी बहुत high morbidity और mortality है, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट के फौरन से आपको need to terminate the pregnancy, ठीक है। अगर आपका एंटी हाइपरटेंसिव कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है। तो अगर पेशेंट को, फीमेल पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, बल्कि पॉलीसिस्टिक या कोई सी भी किडनी डिजीज है, तो दैट इज शी इज हाई प्रोन फॉर प्री-एक्लेम्शिया। इस तरह सेरेब्रल एन्यूरिज्म किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है? हेमरेज के साथ। लेकिन अगर किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज डायग्नोज हो गया है तो हर एक का हम सीटी स्कैन एमआरआई नहीं करवाते। अगर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप एमआरआई करवाते हैं, ठीक है। या उसने कभी हिस्ट्री ऐसी दे दी कि आपको लगा कि इसको कोई स्ट्रोक तो नहीं हुआ हल्का सा, तो आप एमआरआई करवाते हैं। या वो उसकी हाई रिस्क जॉब है, जैसे पायलट्स वगैरह या बहुत ड्राइविंग करते हैं, तो देन यू गो फॉर एमआरआई, अदरवाइज you don't do MRI in each and every patient. Hepatic cyst भी आप इमेजिंग में देख लेते हैं, बट यू कांट डू मच। कोलोनिक डायवर्टिकुलर ये इंफेक्शन साथ प्रेजेंट करता है, तो इसके लिए भी इमेजिंग की जरूरत नहीं होती, अननेसेसरी की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो। अदरवाइज पॉलीसिस्टिक किडनी यूजुअली आप है ना अल्ट्रासाउंड इमेजिंग कराते हैं। दूसरा कि रीनल फंक्शन टेस्ट, फिर यूरिन डीआर में क्या प्रोटीन्स देखनी चाहिए, यूरिन यूसीज में रीनल फंक्शन टेस्ट कौन सा होता है? यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स। यूसीज में आप क्या कराते हैं? सॉरी, यूसीज क्यों देखते हैं? डेफिनेटली आप रीनल फंक्शंस चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, और दूसरी बात ये कि ये मैं अब पॉलीसिस्टिक अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोज हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री हो तो दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर 2 सिस्ट इन ईच किडनी, 1 किडनी और बायलेटरली, लेकिन फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो फिर इसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो जाता है।
ब्लड प्रेशर किसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है या प्रेजेंटेशन क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किस तरह से कंट्रोल करते हैं आप? What is the best antihypertensive in hypertension due to polycystic kidney disease? ACE inhibitor. ACE inhibitors में कौन-कौन सी ड्रग्स आती है? ACE inhibitors या ARBs, angiotensin converting enzyme inhibitors और angiotensin receptor blockers. ACE inhibitors में आपके पास कैप्टोप्रिल, इनाइलोप्रिल आ जाता है, ARBs में वॉल्सैटन, लेमिसार्टन, इब्रासार्टन, ठीक है। उसके साथ आप इसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। पेशेंट यूजली हाइपोकैलेमिया होता है, लेकिन इन पेशेंट्स को हाइपोकैलेमिया भी हो जाता है, क्योंकि ये बेसिकली ट्यूबुलर डिफेक्ट है। सिस्ट कहाँ से डेवलप होती है? ट्यूब्यूल से। तो कॉन्सेंट्रेटिंग कैपेबिलिटी लॉस हो जाती है। ड्यूरिंग पॉलीयूरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, और व्हेन पेशेंट प्रेजेंट विद पॉलीयूरिया देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द यूरिन, ठीक है। अच्छा, प्रोग्नोसिस रिस्क फैक्टर्स क्या है? प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस यूजुअली 50% केसेस जो है रीनल फेलियर में जाते नहीं। रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? जिसकी ज्यादा बड़ी किडनीज होंगी। PKD1 मैंने as I told you there are two types of polycystic kidney disease. Two genes are involved, PKD1 and PKD2. PKD1 कौन सी क्रोमोसोम होते हैं? लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 16 और वो PKD2 शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4. तो PKD1 is more lethal as compared to PKD2. Male gender, males are more prone for renal failure. या किसी को बार बार ग्रॉस हेमेटोरिक एपिसोड्स हो रहे हैं, तो दैट इज आल्सो देखा गया कि ये इन पेशेंट में भी रीनल फेलियर ज्यादा हुआ है। या बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार किडनी में इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो वैसे भी नॉर्मल किडनी को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। पेशेंट ऑलरेडी हैज गॉट कॉम्प्रोमाइज किडनी सिस्ट है, तो ये इसके भी रीनल फेलियर में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाइपरटेंशन डेफिनेटली एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी है। किसी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एंड शी हैज अंडरगॉन मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो उसमें भी रीनल फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। एज इन अदर रीनल डिजीज, अगर किसी और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ना भी हो, कोई भी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी हो, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो, तो प्रेगनेंसी पोज एडिशनल रिस्क फैक्टर टू द रीनल फंक्शंस, ठीक है। हर प्रेगनेंसी से थोड़ा सा GFR डिक्लाइन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप फैमिली प्लानिंग का एडवाइस करते हैं या और अगर जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं, रीनल फेलियर का रिस्क उतना ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है। कार्डियक प्रॉब्लम्स क्या सकती हैं? जो भी रीनल फेलियर, हाइपरटेंशन वैसे डेफिनेटली कार्डियक कॉम्प्रोमाइज होता है, LVH वगैरह होती है, लेकिन हाइपरटेंशन के अलावा भी कार्डियक में क्या हो जाता है? MVR हो जाता है, मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स। ये बताना भूल गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इसमें यहाँ पर भी जीन की वजह से वेल्व प्रोलैप्स जाती है। ब्रेन में एनेरिज्म हो रहा है, हार्ट में वेल्व प्रोलैप्स हो रहा है, इंटेस्टाइन में डायवर्टिकुलाई फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और अब क्वेश्चन आप सोच लें क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगी किसी को। अच्छा, ऐसे पेशेंट ट्रांसप्लांट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रीनल फेलियर में जाते हैं तो ट्रांसप्लांट के लिए डेफिनेटली इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दीज पेशेंट्स। बट नेफ्रेक्टमी मैंने बताया कि किडनीज बहुत बड़ी हैं, तो यूजुअली डू नॉट रिमूव किडनीज, बट इन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज अगर साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि ट्रांसप्लांट किडनी को स्पेस नहीं मिल रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो फिर आप नेफ्रेक्टमी भी करते हैं।